हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13। तो बस अब एंड की तरफ ही हैं। आप जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर 15 लेक्चर्स होने चाहिए, तो अब की बार पूरी कोशिश है मेरी कि 15 ज़्यादा से ज़्यादा 16 लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी टॉपिक बच्चों में छोड़ नहीं सकता, और ख़ासकर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है। तो 16 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक कहिए मॉडिफिकेशन है, या यूँ कहिए कि न्यू वर्जन है, ठीक है। तो मतलब हम व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते थे, मीटर ब्रिज से भी हम कोई अननोन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन जब क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है, तो अपग्रेडेड वर्जन है तो जाहिर सी बात है कि वो उससे बेहतर ही काम करेगा। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज से बेहतर काम करता है, और इसके मेजरमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज के मेजरमेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो मीटर सबसे आज हम बहुत स्लोली एक एक क्वेश्चन को, मतलब वही डीप में पढ़ना है हमको मीटर ब्रिज। तो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको, जो आपके मन में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, मैं हर एक क्वेश्चन का अपनी तरफ से आपको जवाब दूंगा, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होंगे साहब कि इसके दो नाम हैं, है ना। इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, वैसे मोस्ट फेमस नेम इसका मीटर ब्रिज ही है, ठीक है। लेकिन इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। तो आपके मन में हो सकता है सवाल आ रहा होगा भाई कि सर इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, या इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज तो इसको इसलिए बोलते हैं, मीटर वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपके सामने जो बच्चों बना हुआ है, ये मीटर ब्रिज का एक डायग्राम है, ठीक है। तो इस मीटर ब्रिज में ये आप देख रहे हैं ए और बी जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच ये एक वायर होता है, एलॉय वायर। और ये एलॉय वायर 100 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का, 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर यूज होता है, ठीक है। तो इस वजह से तो इसमें मीटर वर्ड आ रहा है, मीटर, ठीक है। ब्रिज वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर काम करती है ना। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी कि P/Q इक्वल टू होना चाहिए R/S के, ठीक है। तो कहने का मतलब मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। यहाँ पर भी P/Q इक्वल टू R/S होगा। तो क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, इसलिए इसमें ब्रिज वर्ड आ रहा है। तो इस 1 मीटर लेंथ का वायर और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल दोनों से मिलकर बना मीटर ब्रिज, पहली बात। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहते हैं बच्चों इसको, स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, ठीक है ना। तो स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका वायर है, ये आप देख रहे होंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर से एक टूल होता है। आप जब लैब में जाएंगे कभी, ये एक्सपेरिमेंट है आपका, यूँ समझिए। आज मैं आपको मीटर ब्रिज की थ्योरी और मीटर ब्रिज का, अगर आपको स्कूल लेवल में, आपके बोर्ड में एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड की तरफ से, CBSE की तरफ से, जो आपको लैब में कंडक्ट करना होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में आप कोई अननोन रेजिस्टेंस होगा, उसकी आप वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो यूँ समझिए कि मैं आज आपको वर्बली, थ्योरेटिकली आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दूंगा कि आप लैब में जाके आपको करना क्या है, ठीक है। तो स्लाइड वायर ब्रिज का क्या है कि यहाँ ये जॉकी होती है, लाइक ए पेन, जैसे मार्कर होता है ना हमारा, कुछ ऐसी ही होती है। और यहाँ पर उसमें एक मेटल रॉड होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका एक शार्प एज होता है, बड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पर उसमें वायर कसा होता है ये,
और इस जॉकी को हम इस वायर, जो मीटर ब्रिज का जो वायर होता है, इस वायर के ऊपर धीरे 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 इस तरह से ए से बी की तरफ, ये ए है, ये आपका बी है, तो ए से बी की तरफ ऐसे हल धीरे 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 उस पर स्लाइड कराते हुए चलते हैं और वो पॉइंट ढूंढते हैं जिस पॉइंट पर जॉकी के आते ही, मतलब जॉकी जिस पॉइंट पर वायर को टच कर रही है और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, उस पॉइंट को हमको ढूंढना होता है। तो क्योंकि जो जॉकी है वो वायर के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो किसके ऊपर स्लाइड कर रही है जॉकी? वायर के ऊपर, ठीक है। तो स्लाइड वायर ब्रिज, इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। अब साहब, तो लेट्स स्टार्ट। अब बात आती है साहब, सबसे पहले मैंने आपको एक अभी तक शायद नहीं बताई हो, आपके 12th लेवल की फिजिक्स में कम से कम ये समझिए कि अगर आप केवल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस को ही अगर ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारे मार्क्स तो उन्हीं से मिल जाते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा एक चैप्टर ही डिवाइसेस के ऊपर है ना। इधर आपका ऑप्टिक्स में है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। उधर आपका जैसे अभी मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, अभी पोटेंशियोमीटर आएगा, है ना, और गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, तो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आएगा ही भाई। सेमीकंडक्टर पूरा एक 7-8 नंबर का पूरा एक यूनिट है, ठीक है। और आपका क्या वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में से कोई ना कोई आता ही है। इधर आपका पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो कहने का मतलब एक अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस दिलाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हो या डिवाइस हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हैं, इनके बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं आपको एक जनरल मेथोडोलॉजी बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप बच्चों कोई भी, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर कर रहा हूँ या मीटर ब्रिज कर रहा हूँ या फिर मैं सपोज कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, मान लो एलईडी या जेनर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, तो सबसे पहले मुझे उसका काम बताना होगा कि आखिर वो काम क्या करता है ना, वर्क। तो मीटर ब्रिज का अगर मैं वर्क बताऊंगा, मतलब यूँ समझ लीजिए मैं जो हेडिंग यहाँ पर डाल रहा हूँ वो सबके लिए करना है, फिर आपको ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। जो काम मैं आप यहाँ कर रहा हूँ वो आपको इन सब के लिए करना है, ठीक है। तो इसका काम है इट इज अ सेंसिटिव, it is a sensitive device, it is a sensitive device which is used to measure an unknown resistance। तो मीटर ब्रिज से हम आप क्या करेंगे, लैब में जाकर इससे कोई अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसको हमको क्या करना है, इसकी हेल्प से मेजर करना है, ठीक है। तो इसका काम हो गया कि हम मीटर ब्रिज से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है, उसके बाद वो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको प्रिंसिपल, कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो डिवाइस है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, it works on the principle of Wheatstone bridge, that is P upon Q is equal to R upon S, means दो any two adjacent resistances का रेशियो इक्वल होगा जो अदर टू एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज हैं उनके, ठीक है साहब। तो ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, इस वजह से इसमें मीटर ब्रिज वर्ड आता है, ठीक है ना। ये हो गया साहब। उसके बाद बच्चों जो तीसरी हेडिंग होगी आपकी, जो थर्ड हेडिंग होगी वो होगी आपकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या?
कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप जो भी डिवाइस या जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको उसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है, और लेबल्ड डायग्राम बनाना है। आपको मतलब उस डायग्राम में सब दिखाना होगा कि भाई ये आर है, ये एस है, और जो एस है वो अननोन है, ठीक है। ये आपका मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ये एल सेंटीमीटर है, ये 100 - एल सेंटीमीटर है, ये पी, ये क्यू, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपका सेल है, ये की है, दैट्स ऑल। इस तरह से मतलब सुंदर सा आपको एक डायग्राम बनाना है। मैंने तो ये ऐसे ही रफली बना दिया है, डायग्राम से कोई स्केल वगैरह यूज नहीं किया है, ठीक है। ये बात चल रही है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप बोर्ड में जितना सुंदर और जितना अच्छा काम करके आएंगे, आपको उतने ही एग्जामिनर उतने ही मन से मार्क्स देगा, ये समझिए, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब जो सटीक जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने काम बहुत रफली किया है, तो वो न चाहते हुए भी आपको नंबर नहीं देगा। उसको मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेशन, उसको ऐसा लगेगा कि भाई अरे यार इसने ऐसा ही चलता हुआ काम किया होगा, और अब थोड़ा उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, और भले ही कहीं अंदर गलती कर जाते हैं तो वो उसको इग्नोर भी कर देता है। तो अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप समझ गए होंगे कि आपको एक डायग्राम बनाना है, थोड़ा बहुत उसके पार्ट्स के बारे में लेबल कर देना कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गई साहब, कंस्ट्रक्शन आपकी बनी हुई है। उसके बाद फिर बच्चों अब आते हैं कि हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, अभी हमने क्या देखा कि भाई जो मीटर ब्रिज है वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। अब बात आती है कैसे करेगा, मीन्स अब जब हम लैब में गए तो अब लैब में जाके हमें क्या सेटअप करना है, और फिर उसके बाद आगे मतलब किस तरह से उस अननोन रेजिस्टेंस को हमको मेजर करना है, अब हमें ये देखना है, ठीक है साहब। तो देखिए ये आपके सामने बच्चों मीटर ब्रिज है, तो पहले इसको समझ लीजिए। ये आपको एल शेप दिख रही है ना, ये एल शेप एक एक्चुअल में वुड का एक कार्डबोर्ड होता है, जैसे वो नहीं होती है टेबल होती है, तो टेबल में प्लाईवुड होता है, तो उसका ऐसे मान लो इतनी विड्थ मान लो, इतना चौड़ा एक फट्टा सा ले लिया प्लैंक, उस प्लैंक के ऊपर ये एक एल शेप की ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, एक ये स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप है, और ये एक आपकी एल शेप की दूसरी मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रू लगे रहते हैं, यहाँ पर ये स्क्रू है, यहाँ पर ये स्क्रू जहाँ मतलब कनेक्शंस के लिए जहाँ पर हमको वायरिंग करनी होती है, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट के बीच आपका ये वायर है, एलॉय वायर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कॉन्स्टेंटन का होता है या फिर मैग्नीन का होता है, ठीक है। ये दोनों ही एलॉय होती हैं। तो ये एलॉय वायर है, 1 मीटर इसकी लेंथ फिक्स है, 100 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल में आपका मीटर स्केल है, ठीक है। ये ऑलरेडी उसमें मीटर ब्रिज में होगा। जो अब हमको जो कनेक्शन करने हैं, ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप, ये मीटर स्केल और ये मीटर वायर, ये ऑलरेडी इनसे मिल के जो होता है वो होता है मीटर ब्रिज। अब जो हम कनेक्शन करेंगे अपनी तरफ से वो ये है आपका, ये दिख रहा है आपको एक बॉक्स टाइप में, इसमें ये डॉट 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 बन रहे हैं। इसको बच्चों ये आपका लैब में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम होता है, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ये कीज होती हैं, की है ना, और हर की के ऊपर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है कि ये 10 ओम है, या ये 50 ओम है, या ये 100 ओम है, ये 500 ओम है, व्हाटएवर, ठीक है। अब जिस नंबर की को हम निकाल देंगे, मान लीजिए हमने 500 ओम की निकाल ली, सपोज हमने 500 ओम की निकाल ली, तो समझिए कि वो रेजिस्टेंस बॉक्स हमको 500 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू ली है आर का मतलब कुछ भी जो हमने की निकाल दी, ये उस वैल्यू का रेजिस्टेंस बन गया। अब साहब ये वो रेजिस्टेंस है बच्चों एस, जो हमको मेजर करना होता है। ये वो रेजिस्टेंस है जो हमको मेजर करना होगा, मीन्स अननोन, ठीक है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर होता है, आपने शायद देखा होगा। गैल्वेनोमीटर में 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यहाँ से एक तार लिया और एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले टर्मिनल को कनेक्ट किया किससे, जॉकी से, यहाँ पर, और ये जॉकी हमने पकड़ ली ऐसे अपने हाथ में, और ये साहब वो बैटरी है जो इस पूरे सर्किट को एक्टिवेट करेगी। मतलब सेल लैब में इसको हम बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैटरी एलिमिनेटर,
ठीक है, ये की हो गई। ठीक है, तो अभी ये की ऐसे ऊपर है, मतलब सर्किट आपका ओपन है, एक्टिवेट नहीं है, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब हमको एक्सपेरिमेंट जब हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस की को क्लोज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस की को क्लोज करेंगे तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है साहब, तो ये करंट हो गई आई। अब बच्चों यहां से देखिएगा, ये आई करंट यहां पर जा रही थी और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया आप जंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां जंक्शन पर आगे करंट कंफ्यूज होगी, क्योंकि कुछ करंट चाहेगी कि मैं इस वायर में जाऊं, कुछ करंट, ये भी तो मेटल स्टेप है तो इसमें भी तो करंट जाएगी। तो दो रास्ते हो गए, मतलब कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट आपका जो मीटर ब्रिज का जो वायर है उसमें फ्लो करेगी। ठीक है, तो मान लो ये I2, ये I1 और ये वाली जो करंट है वो I2, दो करंट हो गए। अब ये करंट साहब यहाँ से ऐसे फ्लो होते 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 ऐसे जाएगी, फिर इस रेजिस्टेंस में होते ऐसे आएगी और फिर कुछ करंट इस गैल्वेनोमीटर आएगी, कुछ करंट उधर चली जाएगी। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ से करंट गई और इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड होगी, क्योंकि कुछ करंट इस मेटल स्ट्रिप में जाएगी और कुछ करंट इस वायर में जाएगी। उसके बाद ये करंट ऐसे जाएगी रेजिस्टेंस में फ्लो होते हुए, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आके फिर वो करंट डिवाइड होगी, मतलब कुछ करंट इधर आएगी गैल्वेनोमीटर में, कुछ करंट इधर चली जाएगी। समझ रहे हैं आप, और ये वाली जो करंट है यहाँ पर आके I1 से मीट होके जो बनेगी वो करंट फिर आगे ऐसे निकल जाएगी, फिर ये करंट यहाँ पर आके मिलेगी तो पूरी करंट आई वापस सेल में आ जाएगी। क्लियर। अब हमको क्या करना है कि ये जो जॉकी है ये हमने ऐसे पकड़ी और यहाँ जीरो एंड से बच्चों हमने जॉकी को आराम से, कैसे, जेंटली, बहुत आराम से, है ना, हमने यहाँ पर जॉकी को रखा। तो हमने जब जॉकी को यहाँ रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये शो करता है कि इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे रखेंगे, फिर थोड़ा सा आगे रखेंगे जॉकी को, तो हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन तो है लेकिन थोड़ा पहले से कम हो गया है। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, इस तरह से धीरे 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 जॉकी को आगे लेते जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस वायर पर, वो पॉइंट मैंने आपको यहाँ जे से दिखा रखा है, ये जे। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है क्या? इसका मतलब गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब जो IG है, गैल्वेनोमीटर वाली जो करंट है वो जीरो हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब यहां से जो करंट जा रही थी वो करंट ऐसे होते हुए अब यहां पर नहीं आई, वो पूरी की पूरी करंट, मतलब जो I2 करंट है वो पूरी की पूरी किस में जा रही है, जो S रेजिस्टेंस है उसमें, और I1 यहां से पूरी की पूरी I1 इसमें गई, फिर पूरी की पूरी I1 इसमें गई, और यहां इस पॉइंट पर इधर से I2 आई और इधर से ये I1 गई, दोनों यहां पर मीट हुई, I1 प्लस I2 टोटल करंट I हो गई और वो वापस पूरी की पूरी सेल में आ गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज अब आपको याद आ गया होगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, यहां से लेके यहां तक करंट फ्लो नहीं हो रही है। मान लो ये पॉइंट है हमारा, सपोज AB मान लिया, इसको C मान लेते हैं, तो C और J, पॉइंट C और पॉइंट J का पोटेंशियल बराबर है। भाई करंट की फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल इक्वल है मतलब तभी तो ऐसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब C का पोटेंशियल और J का पोटेंशियल बराबर है। क्लियर? इसका मतलब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हो गए। अब और एक बच्चा मेरे से बोला कि सर ये पोटेंशियल बराबर कैसे हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब और इन डेप्थ जाना चाह रहा है वो। ठीक है, तो देखिए अब आप एक चीज समझिए, अभी समझ में आ जाएगा ये आपके। ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। ठीक है, ये वायर है, ठीक है, ये अच्छा वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई तभी तो करंट फ्लो होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, है ना। अब यहाँ मान लीजिए A से इस पॉइंट पर चले हम C पर, फिर चले D पर, फिर चले F पर, इस तरह से हम C D F ऐसे चलते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब C से जब D पर आएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, D से जब F पर आएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, F से जब B पर आएंगे तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा।
तो इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप ध्यान से देखिए करंट कैसे फ्लो हो रही है ए से बी की तरफ। भाई करंट फ्लो हो रही है ए से बी की तरफ, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, वायर में, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सी से डी, डी से एफ, एफ से बी आए तो सी से डी आए पोटेंशियल और कम हो गया, डी से एफ आए पोटेंशियल और कम हो जाएगा, एफ से बी आएंगे तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसी प्रिंसिपल का यूज किया, ठीक है। हमने उस पॉइंट को पता करने के लिए इसी पॉइंट का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया कि देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है वायर में I1, ठीक है। अब जॉकी को मैंने यहाँ रखा, करंट की डायरेक्शन में फिर आगे चला तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और आगे चला और कम हो जाएगा, और आगे चला और कम हो जाएगा। इस तरह से मतलब पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि उस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के क्या हो जाना है, इक्वल। और जहाँ वो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल वाले मिल गए, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल जो करंट है वो जीरो हो जाएगी। और मेरे को वही पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना हो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है बच्चों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, हाँ या ना, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। और सपोज वो जो हमें नल पॉइंट है ये यहाँ पर होता है जीरो, ये जीरो होता है मतलब 0 सेंटीमीटर, और वहाँ वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें वो जीरो से सपोज करो L सेंटीमीटर पर, जीरो से कितनी लेंथ पर मिला वो नल पॉइंट, L सेंटीमीटर पर मिला जी, ठीक है ना। वो जो पॉइंट है वो हमें L सेंटीमीटर पर मिला, मींस जिस लेंथ पर वो नल पॉइंट हमको मिलता है, जिस लेंथ पर वो नल पॉइंट हमको मिलता है, उस लेंथ को बच्चों हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। सो L इज बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। अब मतलब यहां से मुझे L लेंथ पर नल पॉइंट मिला, तो अब यहां से देखिए ये टोटल है आपका 100 सेंटीमीटर, तो ये L यहाँ तक L हो गई, तो यहाँ से ये जो लेंथ बचेगी बाकी ये कितनी होनी चाहिए, 100 माइनस L। तो ये जो लेंथ आपकी ये हो गई 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्लियर? कहने का मतलब जो मीटर ब्रिज का जो वायर है, मीटर ब्रिज का जो वायर है AB, मीटर ब्रिज का जो वायर है AB, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, AJ जिसकी लेंथ है L सेंटीमीटर एंड JB whose length is 100 minus L सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ या ना? अब बच्चों हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है हमारा रो L अपॉन A, ठीक है। तो रो L अपॉन A, तो इसका मतलब ये तो A से लेके B तक मटेरियल तो एक ही है वायर का, है ना, मटेरियल तो एक ही है, इसका मतलब पूरे वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो तो सेम ही होगी। अच्छा, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, वैसे वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन जो आप लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज होता है उसमें ये जो वायर होता है ये यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट होगा। सवाल में वो कुछ भी कर सकता है, सवाल में इस वायर के साथ वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर होगा, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट हुआ। इट मींस जो R है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, क्योंकि दो AJ और JB दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों पार्ट की लेंथ अलग अलग है, दोनों पार्ट्स की लेंथ अलग अलग है, इसकी L है, इसकी 100 माइनस L है, और रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, L पर। तो दोनों लेंथ अगर अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है दोनों पार्ट्स के रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो P है, ये P है AJ जो पार्ट है, मतलब L सेंटीमीटर लेंथ का जो पार्ट है, ये मैंने उसका रेजिस्टेंस माना P, ठीक है। और जो Q है वो JB पार्ट, मतलब 100 माइनस L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया Q,
क्लियर। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, एक रेजिस्टेंस तो ये है, ठीक है, P, और एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया Q, और एक रेजिस्टेंस R, और एक रेजिस्टेंस ये S, और ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और अगर और वो भी कौन सा वाला, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस। क्लियर। तो अब साहब अब आगे करते हैं, बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल होती है यार फिजिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर लिखेंगे तो एट नल पॉइंट फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा साहब, R अपॉन S, ठीक है, R अपॉन S इक्वल टू, है ना, इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है साहब। अब P क्या है, P है L लेंथ का रेजिस्टेंस, तो रो मटेरियल तो सेम ही है ना, रो और लेंथ कितनी है L, और क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है। और जो Q है, Q का मटेरियल वही है तो रेसिस्टिविटी तो वही होगी, तो रो L कितनी है बच्चों उसकी 100 माइनस L, तो 100 माइनस L और अपॉन में आपका A, तो ये P और Q की वैल्यूज हो गई। इन P और Q की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साहब आपका R अपॉन S इक्वल टू रो L अपॉन A, मैंने P की वैल्यू रख दी, और इनटू में आपका हो जाएगा ये A अपॉन रो 100 माइनस L, तो A से A कैंसिल हो गया साहब, रो से आपका रो कैंसिल हो गया, तो ये आया R अपॉन S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखना आप कितना सिंपल होता है मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, ये यूँ समझ लो कि आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, आपको लैब में जाके ये करना है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए S की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं S अपॉन R इक्वल टू 100 माइनस L और अपॉन में आपका L 100 S अपॉन R, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों S हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस आपका 100 माइनस L अपॉन में L, और इनटू में हो गया जी आपका ये R, लो जी ये आ गई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। कैसे आ गई देखिए, अब बस मतलब आप सिंपली इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या होगा, आप लैब में जाएंगे, ये पूरा सेटअप कर लेंगे, और जॉकी से ऐसे स्लाइड करते आपको नल पॉइंट लेना है। नल पॉइंट जिस लेंथ पर, अब ये मीटर स्केल क्यों लिया गया है, मीटर स्केल क्यों है, इसका भी यूँ समझिए, जिस पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिला है, आपको उसकी डिस्टेंस पता करनी है कि वो आपको जीरो से कितनी लेंथ पर मिला है, ये वाली जो L है, ठीक है। और वो L आपको कौन मीटर करके देगा, जो इसके पैरेलल में मीटर स्केल लगा हुआ है, तो इस मीटर स्केल की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि ये 20 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है या 20.5 सेंटीमीटर है या 32 पॉइंट वट जो भी हो, है ना। वो हम यहाँ से लेंथ पता करनी है बस, कि भाई हमको जो न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट है, वो इतनी लेंथ पर मिला है, तो हमें L पता चल गई। यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, L की वैल्यू रख देंगे इनटू R। ये हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितने रेजिस्टेंस की निकाली थी वो हमको पता होगा, हमने 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम जो भी निकाली होगी। मान लो हमने इसमें से 50 ओम की निकाली है, तो इसका मतलब जो R की वैल्यू है वो 50 ओम है, मींस मेरे को R की वैल्यू भी पता है, उस R की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, आपको S बोले तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई कि भैया ये जो अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये इसकी वैल्यू ये है। क्लियर। तो ये आपका मीटर ब्रिज है। अब साहब और आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आपने कर लिया होगा,
ठीक है। अब साहब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो एक पॉइंट बच्चों बहुत यूज होगा, मतलब जितनी भी क्वेश्चंस आप देखोगे, मान लो अगर आप मीटर ब्रिज के ऊपर सपोज 100 क्वेश्चंस देखते हैं तो 100 में से ये मान के चलिए कि करीब करीब 75 क्वेश्चन में आपको जो अब मैं बताने वाला हूँ ये पॉइंट बड़ा यूज होता है, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे वो आपका नीट हो। क्या कि सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने, मतलब आपका सेटअप ये है, आपका सेटअप ये है कि आपका आर ये अननोन रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो आपके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो एल है और जो दूसरी वाली जो लेंथ है वो 100 माइनस एल है। गलती से उसी एक्सपेरिमेंट में आपके दूसरी टेबल पर आपके साइड में आपका मित्र कर रहा है ना, उसने क्या कर दिया, उसने एस को आर वाली जगह पर ले लिया और आर को एस वाली जगह पर ले लिया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग, है ना। तो क्या क्या चेंज होगा आप समझ रहे हैं मैंने क्वेश्चन क्या किया है। यूँ सब लोग फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये हर क्वेश्चन में लगभग। क्या कि अगर हम आर को एस की जगह पर पहुंचा दें, आर को तो पहुंचा दें एस की जगह पर और एस को पहुंचा दें आर की जगह पर, रिप्लेस कर दें मतलब दोनों को, तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ जिस आप जैसे आर को और एस को इंटरचेंज करेंगे बच्चों, वैसे ही आपकी लेंथ्स इंटरचेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब अब मैंने एस इधर पहुंचा दिया तो 100 माइनस एल इधर आ जाएगी और मैंने आर को इधर पहुंचा दिया तो एल इधर आ जाएगी। बस सिंपल, समझ रहे हैं आप क्या करना है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि इफ वी interchanged R and S, if we interchanged R and S, then L and 100 minus L will also interchanged, that is the new balancing length will be L dash equal to 100 minus L। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये 100 माइनस एल इधर आ गई ना, तो अब 100 माइनस एल बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी एल डैश इक्वल टू 100 माइनस एल। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, आपको मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस को अगर आपको आसानी से समझना है और करना है तो ये पॉइंट तो यूँ समझ लीजिए, फेविक्विक से चिपका लीजिए, यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बड़े आराम से और इजीली सॉल्व होंगे। ये याद रखना है, आर और एस को अगर चेंज कर देंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी जो लेंथ थी वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल आया साहब, है ना। अब सपोज कीजिए बच्चों कि अगर R और S इक्वल हो, है ना, ये पॉइंट भी देखो बड़ा काम आएगा। इफ R एंड S, या ऐसे क्यों, ऐसे कर लो ना, इफ R इक्वल टू S, तो R अपॉन S क्या हो जाएगा अपन, ठीक है। तो L इक्वल टू 100 माइनस L, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब आपका 2L इक्वल टू 100, दैट इज L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, है ना, मतलब आधा आधा हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मीन्स सपोज कीजिए अगर R और S ये दोनों इक्वल हैं तो आपको जो बैलेंसिंग लेंथ है वो जस्ट मिड में मिलेगी, जस्ट मिड में। अच्छा, जस्ट मिड का मतलब क्या है कि ये लेंथ भी आपकी L है 50 है और ये लेंथ भी आपकी 50 है, मटेरियल दोनों का सेम है ही, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, रो सेम है ही, ए सेम है ही,
एल भी दोनों का सेम हो गया, दोनों पार्ट का, ए जे का और जे बी का। इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही रेजिस्टेंस इस पार्ट का होगा, नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब चारों के चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, चारों के चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये जेईई में क्वेश्चन आया था, जिस बच्चे को ये बात पता थी उसने आसानी से कर दिया होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर आर और एस की वैल्यू इक्वल है तो इस वायर का जो बैलेंसिंग लेंथ जहां भी मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि दोनों पार्ट्स के जो रेजिस्टेंसेज हैं वो इक्वल होंगे, जितना इधर होगा उतना इधर होगा रेजिस्टेंसेज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही रेजिस्टेंस इसका होगा। क्लियर है? ठीक है। अब साहब तो मैं समझता हूं कि मीटर ब्रिज का मतलब समझ में आ रही होगी कहानी आपके, है ना। अब साहब एक और चीज समझिए कि एक क्वेश्चन आता है बच्चों बड़ा फेमस, तो मैं यहां पर ये आपने कर लिया होगा ना, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर इसको अब तो रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सब अब आपका। अब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों, और क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, ये एक्चुअली जो आपके वाइवा वगैरह होता है ना, जो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे सबसे पहली बात है, जैसे वो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज का, तो वाई इज इट जनरली प्रिफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज वायर इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। और ये क्वेश्चन 2013 में बोर्ड में पूछा भी गया है ना। क्या कह रहा है? वाई इज इट जनरली प्रिफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज वायर इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कहने का मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो नियर बाई मिड पॉइंट मिले, मतलब 49, 48 इस तरह से जाके मिले, या 50, 51, 52 इस रेंज में मिले। अब बात आती है क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये लेंथ है सपोज 49 इधर वाली, तो ये 51 होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके रेजिस्टेंस में और इसके रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। भाई थोड़ा बहुत ही तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये इस तरह से मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस भी लगभग सेम ही वैल्यू के हैं। और बच्चों ये जो मीटर ब्रिज है ये काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होती है वो तब अच्छी होती है जब ये चारों के चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं। सेम ऑर्डर के मतलब जैसे सपोज कीजिए R है सपोज 2 × 10⁻² ओम, तो दिस पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट। तो इसका मतलब R का जो ऑर्डर है वो है 10⁻², तो इसका मतलब सबका ऑर्डर 10⁻² होना चाहिए। तो जैसे S है सपोज 5 × 10⁻² ओम, है ना। तो जो P है वो मान लीजिए वो है आपका 3 × 10⁻² ओम, तो S जो है वो 10⁻² में ही होगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा तभी होगा अगर ये चारों के चारों इक्वल हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा बैलेंस पॉइंट मिड पॉइंट से बहुत दूर आ रहा है, जैसे 15 पर आ गया, 15 सेंटीमीटर पर, या 12 पर, या उधर जाके आया हमारा 80, 85 और 90 पर, तो इसका मतलब जो आर पी क्यू आर एस जो हमारे चारों रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यूज में डिफरेंसेज हैं ज़्यादा। और अगर ऐसा है तो फिर जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत दूर आएगी, मतलब एरर आपने 11th में पढ़ा था ना, एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे जो चारों के चारों मतलब रेजिस्टेंस इक्वल हों, और वो इसलिए प्रेफर मिड पॉइंट में मिले, वो तो इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे चारों के चारों रेजिस्टेंस क्या हों, इक्वल हों, ठीक है ना। तो क्लियर। अब साहब उसके बाद द रेजिस्टेंस आर टेकन इन द रेजिस्टेंस बॉक्स
is so chosen that null point is nearly in middle of the wire, then the percentage error will be least. So there one more advantage, when the null point is in the middle, the sensitivity of the bridge becomes maximum, because then all the 4 resistances becomes nearly equal. क्लियर? उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, जैसे कि why cannot meter bridge be used for measuring very low resistances? ठीक है, why cannot meter bridge be used for measuring very low resistances? मतलब मीटर ब्रिज को हम वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ये वेरी लो कर दिया, ये हमने अगर बहुत लो कर दिया तो ये भी बहुत लो होना चाहिए, ये भी बहुत लो हो गया तो ये भी बहुत लो होना चाहिए, ये भी बहुत लो होना चाहिए। चलो ये भी बहुत लो हो गए तो फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इनको कर लेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर का कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब अब व्हीटस्टोन ब्रिज, भाई ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज सही वैल्यू तभी देगा जब सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर के होंगे। तो अगर हमने बहुत लो रेजिस्टेंस ले लिया तो उसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो मीटर ब्रिज होता है, उस मीटर ब्रिज में ये जो स्ट्रिप्स होती हैं मेटल की, एल शेप वाली ये और ये वाली, ये वाइड क्यों बनाई जाती है, चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? तो सिंपल रीजन है इसका, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स भाई एरिया, करंट इसमें जा रही है ऐसे, तो ये करंट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा मेटल का, तो इसलिए चौड़ी बनाई जाती है जिससे इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब सर्किट में इनके रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए वो थोड़ा वाइड बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों मीटर ब्रिज का थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। अच्छा, वो आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, बोलेगा कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेसिस्टिविटी बताइए, है ना। मतलब उसने एक स्टेप और बढ़ा दिया कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके ले गए, ठीक है, आपने दिखाया, बोले सर ठीक है। सर ने बोला कि ठीक है भाई, अब एक काम और करो कि आप इस वायर की जिसका ये आपने रेजिस्टेंस मेजर किया है, इसकी रेसिस्टिविटी और मेजर करके लाइए। तो रेसिस्टिविटी कैसे मेजर करेंगे भाई? हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है हमारा रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब R क्या है हमारा, यहाँ रेजिस्टेंस है हमारा S जो हमने मेजर किया है ना। तो रो हो जाएगी सब यहाँ से S मतलब रेजिस्टेंस इंटू A और अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हम मेजर कर लेंगे, उसकी जो भी वहाँ वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे कि भाई हमारा जो वायर है वो इस लेंथ का है ना। तो ये मेजर हो गई, ये हमने मेजर कर ही लिया है अभी, ठीक है। अच्छा, अब ए क्या है? ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो S इंटू पाई आर स्क्वेयर और अपॉन में L, R है रेडियस, तो इस रेडियस को हम मेजर करते हैं किससे? स्क्रू गेज से। किससे? स्क्रू गेज से। तो कहने का मतलब और मेजरमेंट बढ़ जाए और आपका काम बढ़ जाएगा, आपको फिर उस वायर की रेडियस मेजर करनी है स्क्रू गेज से, ठीक है। लेंथ मेजर करनी है उसकी, लेंथ और रेडियस को मेजर करके यहाँ पर एस आपके पास है ही, उन वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे तो आपको उस वायर की रेसिस्टिविटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों मीटर ब्रिज की होल थ्योरी। अब और इसमें बस दो बातें याद रखनी है कि एट बैलेंसिंग पॉइंट दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब एनी टू एडजेसेंट। और एक बात ये याद रखनी है कि अगर इन रेजिस्टेंसेज को हम इंटरचेंज कर दें तो ये जो लेंथ हैं ये भी इंटरचेंज हो जाती हैं। बस अब कोई भी सवाल हो यूँ चुटकी में होगा। तो अब नंबर आता है बच्चों मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि शोन इन दी फिगर बिलो इज अ मीटर ब्रिज सेटअप विद नल डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर एच। ठीक है साहब, कहने का मतलब ये आपके सामने ये दिया हुआ है, ये आपका 55 ओम है, ये R ओम है और ये बैलेंसिंग लेंथ है, आप समझ गए होंगे, ये है L।
ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये नल डिफ्लेक्शन पोजीशन है, मतलब ये जो लेंथ है इसमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो कह रहा है कि इस आर की वैल्यू बताइए। तो ये 20 है बच्चों, समझना, ये 20 है, ये टोटल होती है कितनी 100। तो 100 में से 20 निकाल दोगे तो ये यहाँ से लेके, ये नल पॉइंट हो गया जे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी है आपकी 80 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। अब साहब दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, हमें आर की वैल्यू चाहिए ना, या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कैसे भी कर लो। तो मैं कर रहा हूँ आर अपॉन 55, तो आर अपॉन 55 इक्वल टू हो जाएगा साहब 80 अपॉन 20, तो मतलब 4, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हो गया साहब 20 और ये हो जाएगा आपका 22, मतलब 220 ओम। कितना 220 ओम। सवाल खत्म, ठीक है साहब। अब साहब, अब बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है, ये मान लेते हैं ए और ये हमारा बी। तो वो कह रहा है ए से जो नल पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर मिल रहा है बच्चों 60 सेंटीमीटर पर। तो ये 60 हो गई, तो ये आपका क्या हो गया 40, टोटल 100 होना चाहिए, है ना। इफ नाउ ये अभी आगे बाद में पढ़ूंगा। तो ये कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ये आपका आर, ये एस है ना। तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 40, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो कहने का मतलब 3/2, ठीक है। तो आर अपॉन एस की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2, ठीक है। अब साहब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। ये जो एस है वो कह रहा है अगर इस एस के सीरीज में एक, ये एस के सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए। एस के सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर मिलता है। दूसरी वाली सिचुएशन में जो नल पॉइंट है वो आपका 50 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो ये भी बच्चों कितनी हो गई 50, हाँ या ना, ठीक है। तो वो कह रहा है भैया कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। आपको इस आर की और इस एस की वैल्यू पता करनी है। मैथमेटिक्स बोलता है, मेरे को पहले ही पता चल गया कि 2 अननोन है, तो मेरे को आर और एस 2 अननोन है, तो मेरे को 2 ही इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गया। अब एक इक्वेशन बनाते हैं इससे, कैसे कि दिस अपॉन दिस, भाई इन दोनों का सीरीज, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा एस प्लस 5, ठीक है ना, R1 प्लस R2। तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका R अपॉन एस प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 50 मतलब 1, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा सब आपका R इज इक्वल टू एस प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया सब हमारा इक्वेशन 2। बस अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि R की जगह पर 3s/2 रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। R की जगह पर 3s/2, तो यहाँ पर मैं 3s/2 रखता हूँ, तो s प्लस 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस s को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका s, है ना, हाँ या ना भाई, ये 3s/2, 3s/2, इस s को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा s/2, हो जाएगा ना s/2 और इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 ओम, ठीक है। इस s को अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू s, और s की वैल्यू मेरी आई है साहब कितनी 10, तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 ओम। लो जी, ये हो गया सवाल खत्म, ये हो गया आपका सवाल खत्म। प्रॉब्लम 3 है बच्चों, अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम, अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम
ठीक है, इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप इन अ मीटर ब्रिज, ठीक है, विच यूजेज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। एंड अननोन रेजिस्टेंस x ग्रेटर देन 2 ओम, ये x ग्रेटर देन 2 ओम है, अननोन है लेकिन 2 से ज़्यादा है वो ये कह रहा है, ठीक है। इज कनेक्टेड इन द अदर गैप एज शोन इन द फिगर। द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस्ड एट L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन इंटरचेंजिंग, आ गया ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X, R और X को इंटरचेंज कर दें तो इट इज फाउंड दैट, चलो पहले क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, पीस वाइज करते हैं। तो पहले वो कह रहा है कि भैया R 2 ओम है और X उधर लगा हुआ है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ L है, तो ये 100 माइनस L है। तो पहले इसके लिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R अपॉन X इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। ये हो गया साहब हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब साहब अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, वो कह रहा है कि अगर x को और r को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग r एंड x इट इज फाउंड दैट, x को इधर लाएंगे और r को इधर ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये इधर आ जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगी, यही तो होना है, ठीक है। ऑन इंटरचेंजिंग r एंड x इट इज फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना, it found that balance point further shift by 20 सेंटीमीटर, शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर अभी फ्रॉम एंड ए से 20 सेंटीमीटर और दूर हो जाता है, ठीक है ना। नेग्लेक्टिंग द एंड करेक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x यूज्ड, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब x इधर आ गया, ठीक है ना, x इधर आ गया और r इधर आ गया, 100 माइनस L इधर आ गई और L इधर आ गई, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं x अपॉन r इक्वल टू x अपॉन r इक्वल टू 100 माइनस L, ठीक है ना, 100 माइनस L और अपॉन में L, क्लियर। और जरा ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि जो पहले L थी है ना, वो L थी, अब 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया, मतलब L प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया होगा ना, तो इसका मतलब 100 माइनस L कितना हुआ आपका, 100 माइनस L कितना हुआ, L प्लस 20, बोलो। ये एज इट एज पूरी लेंथ इधर पहुंच गई, वो कह रहा है इतना बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, और वो एज पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जितनी थी उससे 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया इधर, तो पहले L थी 20 सेंटीमीटर और इधर हो गया, तो इसका मतलब 100 माइनस L किसके इक्वल होनी चाहिए, L प्लस 20 के, तो 100 माइनस L हो गई हमारी किसके, L प्लस 20 के, ठीक है। और जो पहले यहाँ थी, जो पहले यहाँ थी कितनी थी, 100 माइनस L, तो वो 20 कम हो जाएगी, इसका मतलब जो L होगी वो कितनी हो जाएगी साहब, वो हो जाएगी 100 माइनस L और माइनस में 20, बोलो 100 माइनस L और माइनस में 20, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब आपका x अपॉन r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L प्लस 20 और ये हो जाएगा साहब हमारा 80, 100 माइनस 20 80 माइनस L, ठीक है ना। ये हो गया साहब, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। बात को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि इसमें ये जो की पॉइंट डाला है ना, कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ है वो पहले से 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गई इधर, तो इंटरचेंज करने के बाद बच्चों बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, 100 माइनस L, और पहले क्या थी L, ठीक है। तो L कितनी थी आपका, L मतलब पहले कितनी थी L, अब वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी, तो मतलब जो 100 माइनस L है, L तो थी ही, तो L में 20 और ऐड हो गया, तो 100 माइनस L इक्वल होगा किसके, L प्लस 20 के। अच्छा पहले इधर 100 माइनस L थी, अब 20 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो इसका मतलब 100 माइनस L में से 20 कम हो जाएगा तभी तो, है ना, तो वो हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वो हो गया इक्वेशन सेकेंड, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R अपॉन X इंटू X अपॉन R, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका L अपॉन 100 माइनस L इंटू L प्लस 20 और अपॉन में 80 माइनस L, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा साहब हमारा L स्क्वेयर प्लस 20L
इक्वल टू 100 माइनस एल और 80 माइनस एल, इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, तो एल स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस 20l, एल स्क्वेयर प्लस 20l इक्वल टू 100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000, ठीक है, और माइनस 100l माइनस 80l और प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। अब साहब एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 100l और ये है 80l, 80, ये 80l है बच्चों, ठीक है, 80l, तो 100 और 80 180l माइनस का इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 200l, भाई माइनस के 180l, इसको इधर लाएंगे प्लस का 180l हो जाएगा, 180 में 220 ऐड करेंगे तो 200l और इक्वल टू आपका हो जाएगा 8000, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा साहब, ठीक है, तो ये आ जाएगा L की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, L की वैल्यू क्या आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा है वो, X की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो L की वैल्यू हमारी 40 सेंटीमीटर आ गई, R की वैल्यू हमको पता है 2 ओम, है ना, तो X इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल अपॉन एल और इनटू में R, ठीक है, तो 100 माइनस एल, एल हमारी 40 है तो 100 माइनस 40 60 और अपॉन में आपका 40 और R की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये आपका कैंसिल, ये हो गया 2, तो X की वैल्यू आ गई सब हमारी 3 ओम आ गई सब लोग X की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल हैं बच्चों उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटरचेंज और उसमें कुछ और तो गड़बड़ नहीं दी हुई है, ठीक है ना, तो अब इस तरह की सवालों से हम आगे वाकिफ होंगे। तो बच्चों अब है प्रॉब्लम 4, ठीक है, ये आपकी मेन 2017 में आ चुकी है प्रॉब्लम, और क्वेश्चन है कि इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर, इनिशियली रजिस्टेंस P इज इक्वल टू 4 ओम, ये आपका कितना है P, ये P है और ये है आपका 4 ओम, ठीक है, एंड द न्यूट्रल पॉइंट N इज एट 60 सेंटीमीटर, जो न्यूट्रल पॉइंट बोले तो नल पॉइंट वो यहाँ से कितनी दूर है साहब 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, कब, जब ये P आपका कितना है 4 ओम, ठीक है। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज टू P, ठीक है, तो वो आगे की बात है, पहले जो आपको गिवन है हम वो कर लेते हैं, तो इसका मतलब P अपॉन Q इक्वल टू हो जाएगा साहब आपका 60 अपॉन 40 मतलब 3/2, ठीक है साहब, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू हो गया 3/2। अब यहाँ से क्योंकि P की वैल्यू हमको पता है तो Q की वैल्यू भी आ जाएगी, नहीं तो Q की वैल्यू हो जाएगी साहब हमारी 2P/3, है ना, तो 2 और P की वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा साहब आपका 8/3, नहीं ठीक है ना, P की वैल्यू हमारी 4 है ना, तो 8/3 ओम, ये हो गई साहब हमारी Q की वैल्यू। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज टू P, अब P के सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस के कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये P है और P के सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कितना R, ठीक है, एंड द न्यू पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर, अब जो नल पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, वो अब नल पॉइंट हो गया 80, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इज, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये P और R किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा P प्लस R मतलब 4 प्लस R, नहीं क्योंकि P तो हमें पता है ना, और अपॉन में आपका Q, क्यों, तो दिस अपॉन दिस मतलब 80/20 मतलब ये हो गया आपका 4, Q की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, तो 4 प्लस R इज इक्वल टू
4Q, सो 4 और Q की वैल्यू हमको पता है 8/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/3 ना। तो ये हो जाएगा साहब आपका R4 प्लस R इक्वल टू 32/3, तो R की वैल्यू हो जाएगी साहब 32/3 माइनस के 12, सॉरी 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 12, एक स्टेप आगे बोल गया मैं 3, ठीक है ना। अब 32 में से 12 गए तो कितना बचा 0, 2 और बाई 3, सो 20/3 ओम इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है बच्चों आपका प्रॉब्लम नंबर 5, और ये कह रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेज। लो जी, उसने तो शुरुआत ही इंटरचेंज से कर दी। ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेज द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, है ना। हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर द इंटरचेंज। तो क्वेश्चन को देखिए समझिए। वो मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हैं लेफ्ट और राइट स्लॉट में, ठीक है, R1 है और ये R2 है, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू नहीं पता हमको, क्लियर। तो वो कह रहा है कि इधर जब R1 था और इधर जब R2 था तो ये बैलेंसिंग लेंथ थी L और ये होगी 100 - L, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जब इनको हमने इंटरचेंज कर दिया तो R2 इधर R1 इधर, तो R2 इधर आ गया R1, तो इंटर लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 100 - L इधर पहुंच जाएगी और L आपकी इधर आ जाएगी, सही है। अब इसमें वो कह रहा है बच्चों कि ध्यान से कि द बैलेंस पॉइंट इंटरचेंज करने पर द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब इधर से जब हम देख रहे हैं ऐसे सामने से तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो मतलब इंटरचेंज करने पर ये बैलेंस पॉइंट इधर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब पहले L थी तो 10 सेंटीमीटर इधर जाने पर तो कितनी लेंथ हो जाएगी L - 10 हो जाएगी ना। इसका मतलब जो 100 - L है ये 100 - L लेंथ किसके इक्वल हो गई L - 10 के, ठीक है। और ये कितनी सी लेंथ 100 - L, तो अब ये L किसके इक्वल हो जाएगी 100 - L और प्लस में आपका 10। ध्यान से भाई इधर शिफ्ट हुआ है ना तो ये 100 - L में प्लस 10 और ऐड हो गया होगा, क्लियर, बस कहानी खत्म, ठीक। और एज पर क्वेश्चन क्या R1 दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 है 1 किलो ओम बोले तो 1000 ओम, तो ये आपका इक्वेशन 1 बन ही गया भाई। R1 और R2 दो अननोन हैं, दो ही इक्वेशन चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से R1 अपॉन R2 हो जाएगा साहब L अपॉन 100 - L, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, क्योंकि बन तो ये है ही। अब यहाँ से R2 अपॉन R1 हो जाएगा साहब L - 10 और अपॉन में 100 - L और प्लस में 10, मतलब ये हो जाएगा L - 10 और अपॉन में 110, ठीक है, और माइनस L, क्लियर। अब साहब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी किया था वही क्वेश्चन है सेम, है ना। जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, अब ये हो जाएगा दोनों का इक्वेशन 2 और ये मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R1, है ना, L अपॉन 100 - L और इंटू में L - 10 अपॉन में 110 - L, क्लियर। तो ये हो जाएगा साहब आपका यहाँ से कितना, ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा L², इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस के 10L और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 11 और 30, ठीक है, -100L, ठीक है, और ये हो जाएगा -110L और प्लस में L², ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11,000 -100L -10L प्लस L² -10L,
तो ये एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100L और ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 220, इधर जाके नहीं, ये तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 210 माइनस का, और इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 200L और ये हो जाएगा आपका 11,000, तो 2 0 कैंसिल आउट। तो L की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई 55 सेंटीमीटर, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ गई 55 सेंटीमीटर। यहाँ पर L की वैल्यू रख देंगे तो R1/R2 हो जाएगा आपका 55 और अपॉन में 45, ठीक है, 55/45। तो यहाँ से R1 की वैल्यू पता करनी है, तो इसका मतलब R2 को एलिमिनेट कर दो, तो R2 हो जाएगा यहाँ से हमारा 45 R1 और अपॉन में 55 यहाँ पर पुट कर दो, तो R1 प्लस 45 R1 और अपॉन में 55 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो 55 R1 और ये हो जाएगा आपका 100 R1 और इन ये 55 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55,000, ठीक है। 2 0 से ये आपका कैंसिल हो गई, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 550 ओम। तो इंटरचेंज करने से पहले जो रेजिस्टेंस था वो था आपका 550 ओम, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब है बच्चों आपका प्रॉब्लम 6, लास्ट प्रॉब्लम है ये, और अच्छा लेवल ले लिया है मैंने। ये आपका जेई मेन में 2019 में आ चुका है, और क्वेश्चन है कि इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। तो मैंने अभी आपको बोला भी था थ्योरी में कि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं मीटर ब्रिज को, तो ये जो वायर होगा वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ही होगा, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वो आपका कहते हैं ना शक्ति परीक्षण देखने के लिए कैसा भी बना सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर नहीं लिया है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लिया है। तो हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन dr/dl of its resistance r with length l is dr, the rate of change of resistance with respect to length is directly proportional to 1/√L, ठीक है। Two equal resistances are connected as shown in the figure. Two equal resistances are connected as shown in the figure. The galvanometer has zero deflection when the jockey is at point P, ठीक है। So what is the length AP? ये जो लेंथ है AP ये कितनी है ये बतानी है साहब आपको, क्लियर। तो देखते हैं साहब इसको। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको ये पता करना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं पता इसका। तो कैसे पता करेंगे, देखिए dr/dl इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ गया k और 1/√L। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, dr इज इक्वल टू k dl/√L, ठीक है। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, तो dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो r और ये k आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा l की पावर -1/2 dl, तो x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लिमिट्स 0 to 1, भाई लेंथ कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से लेके 1 मीटर, 0 to 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों k और l की पावर 1/2 है ना, और अपॉन में 1/2, ठीक, क्लियर। और लिमिट्स हो गई साहब आपकी 0 to 1 लिमिट्स हो जाएंगी, या इसको विदाउट अभी विदाउट लिमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2k और l टू द पावर 1/2, ये आ गया साहब वायर का लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या, लेंथ के टर्म्स में रेजिस्टेंस, क्लियर। अब इसमें अगर हम L की जगह 1 रख दें तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2k 1/√1, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया कितना 2k, कितना 2k, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर वो पॉइंट काम आएगा जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट एम्फेसाइज करके बताया था कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। अच्छा, लेंथ कब इक्वल होंगी, जब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा।
बेशक यहाँ पर लेंथ इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है लेंथ इक्वल? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो ये एल लेंथ है और ये 1 - L है, लेकिन इस लेंथ का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा, मतलब 50-50 रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2K। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2K। तो इसका भी कितना होना चाहिए? K। और इसका भी कितना होना चाहिए? K। ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो इन दोनों पार्ट्स के रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पार्ट है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों? K। कितना होना चाहिए? K। इसका मतलब जो L लेंथ का रेजिस्टेंस है वो K होना चाहिए। तो यहां पर मैं रख देता हूं R की जगह पर K। R की जगह पर K। इस लेंथ का रेजिस्टेंस K होना चाहिए। भाई पूरे वायर का 2K है ना, तो K इसका और K इसका, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो गया साहब आपका K। R की जगह मैंने K रख दिया और इक्वल टू 2K, ठीक है। और L की पावर 1/2, तो K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो L की पावर 1/2 हो गया साहब 1/2, है ना। तो L की पावर 1/2 हो गया साहब आपका 0.5, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो L हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है हमारी ये 0.25 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? सॉरी 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर है ना वो टोटल, मीटर में लेंथ है 1 मीटर, तो 0.25 मीटर, ठीक है ना। आंसर वेरीफाई कर लेता हूं मैं, हाँ 0.25 मीटर। क्लियर? तो ये था इसमें एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको समझाई थी ना कि अगर P, R और S इक्वल हैं, ये R और S इक्वल हैं, तो फिर P और Q की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगी कि ये दोनों इक्वल थे, तो ये दोनों पार्ट्स जो भी बनेंगे AP और PB, दोनों पार्ट्स के जो रेजिस्टेंसेज हैं इक्वल होनी चाहिए। पूरे वायर का रेजिस्टेंस आया था 2K, पूरे वायर का 2K, तो इसका मतलब 50-50 होगा, तो ये K और ये पूरा K। क्लियर? तो इस पोर्शन का K रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने R इज इक्वल टू 2K, L की पावर 1/2 है, तो मैंने L लेंथ, ये L ही है ना, तो L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो K के इक्वल रख दिया, है ना। तो 2K, K से K कैंसिल, बाकी आपके सामने है, ठीक है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आज मैंने मीटर ब्रिज को काफ़ी समय दिया है और मीटर ब्रिज का A to Z आपको चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, ठीक है। और पूरा आपको मीटर ब्रिज विद न्यूमेरिकल, विद थ्योरी, विद एक्सपेरिमेंट, हर एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको आनंद आया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।